विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीमाई आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी महानायकांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना महानायकांना मी त्रिवार वंदन करतो। आप सभी लोग सुबह से बैठे हुए हैं आणि सरांनी सांगितलं अत्यावस्था वगैरे मी काही झालेलो नाही, मी आहे उद्या माझं सरांनी सुबच्चन राम सरांनी सांगितलं, उन्होंने कहा कि वो उनके सहचारणी की ऑपरेशन आज उनका था, वो उसको छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। उनके सहचारणी का आज ऑपरेशन है और मेरा खुद का कल ऑपरेशन है मेरा खुद का कल ऑपरेशन है। तो कल का जो ऑपरेशन है उसके लिए मेरा ईसीजी उनको चाहिए था कि सब नॉर्मल है ना, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ईसीजी निकालने गया था। ये लोग सब डर गए इनको क्या हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कल मेरा एक थोड़ा सर का ऑपरेशन है, वो 7-8 घंटे चलने वाला है। और अभी डॉक्टर का मुझे फ़ोन था बैठे बैठे कि ऑपरेशन से पहले 10 घंटे की नींद होनी चाहिए। मैंने कहा वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मैं 5-6 घंटे की नींद लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि कल सब थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। तो आज के दिन के लिए ये 29 जनवरी का कॉन्फ्रेंस धम्म परिषद अटेंड होने के लिए मैंने अपना ऑपरेशन पिछले महीने भर से पोस्टपोन करके रखा हुआ है और आज की परिषद से घर जाते ही पहले हॉस्पिटल में जाऊंगा और वहां पर एडमिट होकर अपना ऑपरेशन करा लूंगा। तो आज जितने भी लोग हैं यहां पर मिशनरी लोग हैं वो सब मूवमेंट को पहला स्थान देते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को पहला स्थान देते हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस धम्म परिषद के लिए। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग भी सुबह से बैठे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें इस धम्म से इंट्रोड्यूस कराया, धम्म से पहचान कराई। और बाबा साहब ने जब नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की ये दीक्षा पहले खुद ली और फिर उपस्थित 5 लाख लोगों को दी, उससे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी को केसरी का एक पत्रकार था, उसने एक सवाल किया था। बाबा साहब अपने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1935 में की थी। हिंदू धर्म त्याग करण्याची घोषणा बाबासाहेबांची 1935 ची आहे। 1935 में आपने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। बाबा साहब ने ये घोषणा 1935 में की थी और 1956 में बाबा साहब ने धर्मांतर किया। 1935, 1945, 1955 और उसके ऊपर एक और साल। तो केसरी के उस पत्रकार का सवाल था कि बाबा साहब आपने बुद्ध का धम्म स्वीकारने में इतने साल क्यों लगाए, इतना टाइम क्यों लगाया। तो बाबा साहब ने पता है क्या जवाब दिया? बाबा साहेबांचं उत्तर होतं की धर्माचं काम एवढं साधं सोपं नाही, धर्म का काम इतना सादा सरल नहीं है। मैं इतने साल जमीन तैयार कर रहा था, मी एवढे वर्ष जमीन नांगरत होतो आणि आज मी या नांगरलेल्या जमिनीत बुद्ध धम्माची बी पेरत आहे। बौद्ध धम्म का बीज इस धरती में मैं डाल रहा हूं। मेरी आने वाली पीढ़ियां, आने वाले 2-4 साल नहीं, आने वाली पीढ़ियां इस धम्म को भारत में बुद्ध का धम्म फैलाने का काम मेरी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। बाबा साहेबांनी बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम हे येणाऱ्या पिढ्यांवर म्हणजे आमच्यावर सोडलेलं आहे। लेकिन हमारा ध्यान धम्म की ओर नहीं है। आज हमने मंच पे भी सुना, सभी लोगों का जो कल होता है ना, सभी लोगों का आकर्षण राजनीति की ओर ज्यादा है। सबको राजनीति मध्ये आमची सत्ता असली पाहिजे, राजनीति में हमारी सत्ता होनी चाहिए। अगर
राजनीति के तौर पर देखा जाए तो सबसे ताकतवर समाज आज इस देश में अगर कोई है, पॉलिटिकली अगर कोई है तो वो आप है। पॉलिटिकली सबसे पावरफुल कम्युनिटी इस देश में शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है। पॉलिटिकली कैसे? शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट्स होती है, पता है आपको? रिजर्व सीट्स है आपके लिए। शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज्याला तुम्ही खासदार म्हणता, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 135 सीट्स रिजर्व है आपके लिए। कितनी? 135। इसका मतलब दिल्ली के संसद में आपके कितने सांसद बैठे हैं? 135। और जितने भी विधानसभा है, जितने भी विधानसभा, महाराष्ट्र 288, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, इन सारे स्टेट्स को मिलाकर सिर्फ रिजर्व सीट्स जो शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई है, ऐसे एमएलए, ज्याला तुम्ही आमदार म्हणता ना, आमदार हिंदी मध्ये विधायक म्हणतात, ऐसे 1,500 के पहले पन्ने पर, जिसे तुम लोग प्रियम्बल कहते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले नंबर पे बाबा साहब ने लिखा है जस्टिस, न्याय। और कौन सा न्याय? सीक्वेंस में बताओ मुझे। राजनीतिक न्याय तो है, न्याय के लिए बताओ मुझे कौन से न्याय की बात बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखी है, बताओ। हमें पता नहीं, हमें सिर्फ एक न्याय पता है, राजनीतिक। वही आंसर आया था यहां से, राजनीतिक। बाबा साहब ने केवल राजनीतिक न्याय के लिए आपको नहीं कहा। कौन सा न्याय? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हमने सोशल के ऊपर काम नहीं किया, हमने इकोनॉमिकल के ऊपर काम नहीं किया। हमें चाहिए सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस, हमें चाहिए सिर्फ राजनीतिक न्याय। हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, हमें आर्थिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हमें राजनीतिक न्याय चाहिए। इसलिए हम 1956 से बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद से लगे हुए हैं, जो आज तक लगे हैं। और हमने राजनीतिक न्याय की लड़ाई हासिल क्या की है? 135 खासदार, 1,500 आमदार आणि एक राष्ट्रपती। काय असली राजनैतिक ताकद चाटायची आहे, चाटायची आहे। अख्खं आयुष्य आम्ही राजकारणासाठी लावलंय आणि आम्हाला काय प्राप्त झालंय? 135 खासदार, 1,500 आमदार, एक राष्ट्रपती। काडीच्याही कामाचा नाही। कुठे चुकलो माहिती आपण? भारत का संविधान ये बाबा साहब अंबेडकर जी का रिसर्च है, रिसर्च। 3 साल किया हुआ रिसर्च। इस रिसर्च करके ये सीक्वेंस बाबा साहब ने दी है। हमने बाबा साहब के सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। जिन्होंने संविधान पढ़ा भी नहीं है, वो सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस को पहले क्रमांक पे रखता है। सबसे पहले स्थान पर पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस आज इस देश में, ये आवाज इंडिया के माध्यम से पूरे देश भर में आज का ये कॉन्फ्रेंस देखा जाएगा। आज भी राजस्थान में मूछ रखने पर हत्या होती है। बताओ, क्या तुम लोगों के पास सोशल जस्टिस है? पिछले जब इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसी समय एक बच्चे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। क्यों? तो पानी के घड़े को उसने, एक सवर्ण टीचर के पानी के घड़े को हाथ लगा दिया। बता दो, क्या 2022 में क्या हम लोगों के पास सामाजिक न्याय है? ये तो आम लोग थे। मूछ रखने वाला हमारे मेघवाल समाज का एक युवा था, आम लड़का था। वो छोटा बच्चा आम लड़का था। गुजरात मध्ये एक आईपीएस ऑफिसर
गुजरात में एक आईपीएस ऑफिसर, उसकी शादी एक आईएएस लड़की से तय हुई, एक आईपीएस एक आईएएस, और वो अपने ही शादी में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता था। अपने ही शादी में उसको घोड़ी पर बारात निकालने की अनुमति वहां के ब्राह्मणी व्यवस्था ने नहीं दी। उसको अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा था। 2022 सोशल जस्टिस जीरो। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समाज कैसे बनेगा? समाज कौन से सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं? जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उस समाज की व्यवस्था आखिर कैसे है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब का और एक रिसर्च। मैं इनको किताबें नहीं कहता, ग्रंथ नहीं कहता, यह बाबा साहब के रिसर्च है। यह रिसर्च कौन पढ़ रहा है पता है? कुणी वाचला पाहिजे? बाबासाहेबांनी त्यांनी केलेला अभ्यास, त्यांच्या अभ्यासाचा वापर कुणी केला पाहिजे? आम्ही वाचतोय। बाबा साहब के रिसर्च का इस्तेमाल बाबा साहब की कौम नहीं कर रही। ब्राह्मण लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और वो बाबा साहब के बताए हुए रास्तों के ऊपर चल के अपनी प्रगति कर रही है, और तुम लोगों को पुतलों के पीछे लगा रही है, तुम लोगों को नाम के पीछे लगा रही है। फोटो, जयंती, बाबा साहब के रिसर्च का इस्तेमाल आज पूरी तरह से ये ब्राह्मणी व्यवस्था अपने हक के लिए कर रही है, अपने हित में कर रही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी ने समाज की रचना की बात की है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। पहली कंडीशन है, पहली, कि तुम लोगों को इस देश में अगर आदर्श समाज बनाना है तो सबसे पहले जाति को खत्म करना होगा। इसलिए तो नाम यह दिया है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का मतलब उच्छेद, नायनाट, जातीचा नायनाट करा। मला सांगा, 1936 ला लिहिलेलं बाबासाहेबांचं हे भाषण, बाबासाहेबांचा रिसर्च 2023 ला काय आम्ही जातीचा नायनाट केला? क्या हमने जाति व्यवस्था खत्म की? हिंदुओं की छोड़ो, क्या हमने की है? बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने की है। क्या बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने जाति को खत्म किया? मैं आप लोगों के सवाल आपको ही बताना चाहता हूं। ये 2019-20 को, मेरे ख्याल से 20 या 21 को जनगणना होने वाली थी। जनगणना, हमारे लोगों की समस्या क्या थी पता है? हमारे लोगों का एक ही सवाल था, जात लिहायची की नाही लिहायची? आहे ना आजही हाच प्रश्न। जनगणनेत जात लिहायची का नाही लिहायची? जर तुम्ही हिंदू आहात तर जात लिहिली पाहिजे। जर तुम्ही हिंदू आहात तर मी हिंदूंच्या जाती गणनेचा, जातीचं, त्यांची जातीची गणना झाली पाहिजे याचा मी समर्थनात आहे। ओबीसीची जाती गणना झाली पाहिजे। पण तुम्ही जे बौद्ध आहात, बाबासाहेबांनी तुम्हाला जात घेऊन बौद्ध धम्मात यायला सांगितलं की जात सोडून बौद्ध धम्मात यायला सांगितलं? मग जी बौद्ध झालीत त्यांनी जात लिहायची का नाही लिहायची? उत्तर तुमच्याकडेच आहे। तरी आमची लोक प्रश्न करतायत, बौद्धांनी जात लिहायची की नाही लिहायची? आमचे दोन गट पडलेत आमच्या समाजामध्ये, दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहता है कि रिलीजन में बुद्धिस्ट लिखो और जात में महार, मातंग, चांबार, ढोर ज्या जाती आहेत हिंदूंच्या त्याही याच्यात लिहा। एक ग्रुप है। माझे स्वतःचे काका आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने पत्रक निकाल के कहा है कि धर्म में बौद्ध लिखो और जाति में महार लिखो। आणि मी सांगतोय जाती धर्मामध्ये बौद्ध लिहा आणि जात आमची नाही, म्हणून तो क्वेश्चन आमच्यासाठी नाही। आता कुणाचं ऐकायचं?
काकाचं ऐकायचं का पुतण्याचं ऐकायचं? कुणाचं ऐकायचं? काका आणि पुतण्याचं ऐकण्यापेक्षा जो बाबा साहब अंबेडकर आदेश देकर गए हैं उसको फॉलो करो। किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे में लोगों में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये आज दावा करते हैं कि हमें जात लिखनी चाहिए। मैं सिर्फ बाबा साहब का कोट यहां करूंगा, 18वां खंड पाठ 3, 15 ऑक्टोबर 1956चं भाषण बाबासाहेबांच्या रायटिंग अँड स्पीचेस मध्ये आजही नमूद आहे। आम्ही वाचलेलं नाही। जवळपास ते भाषण ज्यावेळेस मी वाचतो तर मला 2.5 तास लागतात, एवढं मोठं भाषण आहे ते। समजा बाबासाहेबांनी त्या काळात त्यांच्या अवस्थेत 1956ला ते बोलताना बाबासाहेबांना किती वेळ लागला असेल? वाचायला जर मला 2.5 तास लागतात तर ते बोलायला बाबासाहेबांना किती वेळ लागला असेल? कुणासाठी बोललेत? शारीरिक परिस्थिती नसताना, उभं राहायची ताकद नसताना 2.5 तास 3 तास उभं राहून बाबासाहेबांनी भाषण केलंय। आम्ही ते वाचायची पण तसदी घेत नाही। हम सोफे के ऊपर बैठकर उसको पढ़ने की भी तकलीफ नहीं उठा रहे। वी आर दी वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स, वर्स्ट फॉलोअर्स। बाबा साहब ने लिखा हुआ ब्राह्मण पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे। बाबा साहेबांनी एकच उदाहरण दिलंय, 2-3 उदाहरण। एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो, महिला मोठ्या प्रमाणात आहेत। बाबासाहेबांना त्याच केसरीच्या पत्रकाराने प्रश्न केला कि बाबा साहब आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, उनको गलत राह पर लेकर जा रहे हो, इनको बौद्ध बनाकर आप उनका नुकसान करने वाले हो। इनको महार होने के नाम पर 500 रुपया मिलता है, 500 रुपया किस चीज का? किसी भी गांव में अगर कोई भेड़, कोई गाय, कोई जानवर मर जाए तो उसको खींचने के इनको 500 रुपए मिलते हैं। वो जानवर खींच कर लेकर जाने के 500 रुपए इनको मिलते हैं। तुम इनको बौद्ध बना रहे हो, इनको महार से बाहर निकाल रहे हो, इनके 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा, इनका नुकसान होगा। बाबासाहेबांनी सांगितलं याचं उत्तर दोघांमध्येच देऊ का उद्या सभेतून देऊ? तो ब्राह्मण पत्रकार म्हणाला जैसी आपकी इच्छा। और फिर दूसरे दिन बाबा साहब ने ये बात अपने भाषण में उठाई और बाबा साहब ने कहा कि ये केसरी का पत्रकार मुझे कहता है कि मैं अपने लोगों की दिशा भूल कर रहा हूं, इनको बौद्ध बनाकर इनके 500 रुपए इनके हाथ से छीन रहा हूं। बाबा साहब ने कहा तुझे अगर इतनी हमारी चिंता है तो 500 रुपए ऊपर से मेरी ओर से 500 रुपए ऐसे 1000 रुपए में रखता हूं, ये तू कल से काम कर, मेरे लोग नहीं करेंगे। बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों को, बाबा साहब ने कहा इस आरक्षण के चक्कर में ज्यादा देर मत रहो। ये जो 500 रुपए का रिजर्व पैसा बता रहा है, एमपी एमएलए की सीट बता रहा है, स्कॉलरशिप की अमाउंट बता रहा है, क्या ये चांद और सूरज रहने तक मिलने वाला है? ये बाबा साहब का सवाल था, बाबा साहब का सवाल था। क्या ये चांद और सूरज रहने तक मिलने वाला है? नहीं। और फिर बाबा साहब ने महिलाओं को उद्देश्य करके कहा कि जो पति जीने ही नहीं वाला है उसके नाम का मंगलसूत्र हम क्यों पहने? कळतंय? लक्षात आलं? नाही, तुम्हाला मी समजून सांगतो। तुम्ही इथे सगळ्या महिला बसलेल्या आहात, माझी एक मुलगी आहे 12-15 वर्षाची आहे। जर मला माहित असेल की हा मुलगा दारुडा आहे, हा मुलगा व्यसनी आहे, याला फक्त 4-5 महिन्याचं आयुष्य राहिलेलं आहे, मला हे माहित असतानाही काय मी माझ्या मुलीचं लग्न त्या दारुड्या पोराशी लावून देईन का? चला तो दारुडाही नाही,
त्याला आयुष्यच 2-4 महिन्याचं राहिलंय, तरी पण लावून द्याल का? जर नवऱ्या मुलाला आयुष्यच नाही आहे तर त्याच्या नावचं मंगळसूत्र तुम्ही तुमच्या मुलीच्या गळ्यात घालाल का? मग जर आरक्षण चंद्र सूर्यापर्यंत राहीपर्यंत राहणारच नाही आहे, मग महार म्हणून गळ्यात मंगळसूत्र का घालायचं? आणि काय बोलले माहितीये बाबासाहेब, अत्यंत भावनिक होऊन माझ्या डोळ्यात ते वाचत असताना पाणी येतं. क्या बोले पता है बाबा साहब? मैंने ही दिया है ना, ये आरक्षण मैंने ही दिया है ना, मैं ही वापस मांग रहा हूं, मैं ही वापस मांग रहा हूं. और ये मत सोचो कि तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा. आज भी मेरे पोटली में, आज भी मेरे जेब में बौद्ध होने के बाद भी बहुत कुछ है. मेरे झोली में आकर देखो तो सही कि बौद्ध होने के बाद तुमको क्या मिलने वाला है. हम बाबा साहब के उस बौद्ध पोटली को कभी ढूंढते नहीं है कि उस बौद्ध पोटली में क्या है. हम हिंदुओं के रिजर्व सीट्स चाहते हैं, लेकिन बौद्ध धम्म में हमारे लिए क्या रख के गए हैं ये हम लोग नहीं देखते. बौद्ध धम्म में बाबा साहब आपके लिए क्या क्या रख के गए हैं ये मोदी को पूछो, उसको मालूम है, तुमको नहीं मालूम, उसको मालूम है. वरना सोचो, जो आदमी पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो आदमी पूरा जीवन इस देश को हिंदुत्व के ऊपर और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर तुला हुआ है, वो भारत के बाहर जाने के बाद बुद्ध के सामने क्यों नतमस्तक हो रहा है? क्यों नतमस्तक होता है बुद्ध को? क्योंकि उसको पता है कि बुद्ध में क्या ताकत है, उसको पता है, तुम्हें नहीं पता. बाबा साहब अंबेडकर, अभी ये पिछले 1 साल पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, पता है आपको? यूक्रेन और रशिया. बहुत लोगों को युद्ध का कारण नहीं पता. मी त्या कमिटीचं नाव विसरलो. नाटो ना. यूक्रेन का प्रस्ताव था कि नाटो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का, नॉर्थ साइड की, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है. जैसे सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है. अलग अलग देश इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर सदस्य. और किसी के ऊपर भी कुछ हो तो फिर वहां से हल निकलता है. तो यूक्रेन ने कहा कि हमें उस नाटो का मेंबर बनना है. रशिया ऑलरेडी उसका मेंबर है. रशिया ने कहा हम इसको मेंबर नहीं बनाएंगे, हम इसको मेंबर नहीं बनाएंगे. बाकी के देश ने कहा कि नहीं, अगर वो एलिजिबल है तो हम उसको मेंबर बनाएंगे. रशिया ने कहा ऐसा है, अगर नाटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन आता है तो हम यूक्रेन को तबाह करेंगे, लेकिन उसको नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे. नाटो कितने देश का संगठन है? 10 से 12 देश का. 10 से 12 देश के संगठन का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन पूरा का पूरा तबाह हो गया, लेकिन उसको सदस्यता नहीं मिली. कितने देश? 10 देश के संगठन का मेंबर बनने के लिए पूरा यूक्रेन तबाह हो गया. बाबा साहब आपको किसी मिसाइल का इस्तेमाल किए बिना, किसी बॉम्ब का इस्तेमाल किए बिना, किसी राइफल का इस्तेमाल किए बिना, किसी का भी घर उजाड़े बिना, एक बूंद का कतरा इस धरती पर गिराए बगैर बाबा साहब आपको 135 देश का सदस्य बनाकर चले गए. 135 देश. वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट. 1950 को यह संस्था बाबा साहब के मौजूदगी में निर्माण हुई और इसका नाम हुआ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट. इसी संस्था से बाबा साहब 3 बार बाबा साहब ने अपना स्पीच रखा हुआ है. और इसी संस्था ने
वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के जितने भी बौद्ध देश है, इन देश के प्रेसिडेंट ने, इस देश के, इस संगठन के अध्यक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर जी को जो किताब दिया वो बाद में बताता हूं। बाबा साहब को भारत रत्न ये किताब कब मिला पता है आप लोगों को? हमारे नई पीढ़ी को वो भी पता नहीं होगा। 90s में मिला, 91 या 92 में। 91 में बाबा साहब को भारत रत्न यह किताब मिला। बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण कब है? 1956। 1956 टू 66, 66 टू 76, 76 टू 86, 86 टू 91। 34 वर्षानंतर 34 ईयर के बाद ब्राह्मणी सरकार को, ब्राह्मणी व्यवस्था को बाबा साहब, वो भी मेरे ख्याल से मोरारजी देसाई आए तब बाबा साहब को, सॉरी, वीपी सिंह, उन्होंने फिर बाबा साहब को यह भारत रत्न किताब दिया। कितने साल बाद? 34 इयर्स के बाद। जो भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब को उनके महापरिनिर्वाण के 40 साल बाद, 34 इयर्स बाद भारत रत्न जैसा तुच्छ किताब दे रही है, वहीं पर विश्व के बौद्ध देश बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके ही जीवितपन में 1954 में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान बोधिसत्व यह पदवी देती है। बोधिसत्व यह पदवी बाबा साहब को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट ने दी। आज की ये धम्म परिषद के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस राजनीति के लिए हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, पीढ़ियां लगा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? राजेंद्र पाल गौतम हमारे सामने जिंदा एग्जाम्पल है। जैसे ही उन्होंने बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा ली, उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया। वहीं पर आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र जैन नाम का मिनिस्टर आज भी जेल के अंदर है, उसकी मिनिस्ट्री नहीं गई है। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है और मिनिस्टर है। राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा लेता है, मिनिस्ट्री हटा दी। क्या ऐसे पॉलिटिशियंस हमको भेजने हैं? क्या ऐसे लोग, आज यही लोग संसद के अंदर है, अगर वो आज बाबा साहब के ऊपर बात करें, उनको बाहर निकाल देंगे। ऐसे लोग हमको चुन के भेज रहे हैं, इसलिए हमको महार बनना है। महार क्यों बनना है? सीट कम हो जाएगी, एमएलए की सीट कम हो जाएगी, एमपी की सीट कम हो जाएगी। महार अगर नहीं लिखा तो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, एससी की संख्या कम हो जाएगी। एससी की संख्या बढ़ाने के बाद क्या हमारा सच्चा प्रतिनिधि भेजोगे? मैं भी आपकी जात लिखने का समर्थन करता हूं। चलो बौद्धों को भी जात लिखने दो। बौद्धांनी पण जात लिया, आणि जे लोक सांगतायत की बौद्धांनी जात लिया, त्यांना माझा प्रश्न आहे, ही जात लिहिल्यानंतर आम्हाला नोकऱ्या कुठे देणार आहात? सांगा ना। आरक्षणासाठी आम्हाला जात लिहायला सांगता, त्या आरक्षित सीटा कुठे आहेत? आरक्षित सीटा कुठे आहेत? आरक्षण कुठे आहे? पब्लिक सेक्टर। आरक्षण कहां पर है? सरकारी नौकरियों में। निर्मला सीतारमण इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उसने संसद में यह बिल लाया है और बिल में उसने कहा है कि 2 साल में सभी पब्लिक सेक्टर, सभी सरकारी नौकरियां हम प्राइवेटाइज करने वाले हैं। यह महार लिखकर कहां लेकर जाओगे सर्टिफिकेट? महार का सर्टिफिकेट दिखाकर कौन नौकरी देने वाला है? कौन नौकरी देने वाला है? मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर तुम प्राइवेटाइजेशन का यह बिल हटाओ,
उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या पब्लिक सेक्टर बेचने के खिलाफ जो जो लोग तुमको महार लिखने के लिए कह रहे हैं, क्या किसी ने आंदोलन किया? हमारी पिछले 7 सालों से फॉरेन स्कॉलरशिप बंद है, क्या किसी ने इसके ऊपर आवाज उठाया? और हमको बोल रहे महार लिखो। हम भी महार लिखेंगे जब तुम हमारी पब्लिक सेक्टर की नौकरियां बताओ, जब हमारा स्कॉलरशिप बताओ। महार मातंग चांभार ढोर हे लिहिल्यानंतर या वर्धेतही कुत्र विचारणार नाही, वर्धेमध्येही। पण बाबासाहेबांनी तुम्हाला बौद्ध म्हणून ओळख निर्माण करायला सांगितली। ये बौद्ध पहचान अगर बनाओगे तो 135 देश तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। 135 देश। जैसे हमारी राजनीति में घुसखोरी हो गई, हमारे ओर से शेड्यूल कास्ट के दलाल वहां पर भेजे गए हैं। दलाल, ये मेरा टर्म नहीं है, ये टर्म बाबा साहब ने उनके स्पीच में यूज किया हुआ है। बाबा साहब कहते हैं, उस समय कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारी ओर से जो लोग संसद में बिठाए हैं, वो लोग समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं खोलते, मुंह तक नहीं खोलते। सिर्फ एक समय आता है तब वो मुंह खोलते हैं। कब? जब उनको उबासी आती है, जेव्हा जांभळी येते ना, जांभळी, तेव्हाच ते तोंड उघडतात, त्याशिवाय ते तोंडही उघडत नाही। ये कौन है जिनको तुम लोग आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती बोलता? त्यांना बाबासाहेब म्हणतात ये लोग एजंट्स है, एजंट, टूल। एजंटचा अर्थ काय होतो मराठीत? दलाल। मी फक्त मराठीत बोललो, बाबासाहेब इंग्लिश मध्ये बोलले होते, एजंट है। ऐसे एजेंट्स जैसे ही राजनीति में घुसे हैं, ऐसे ही एजेंट हमारे धम्म में भी घुसे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस क्षेत्र में काम करते हुए, धम्म के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एजेंट हमारे आइडेंटिफाइड है, हमें पता तो चलता है एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है, हमें पता चल जाता है ये एजेंट है। धम्म में हमें पता ही नहीं चलता कि कौन एजेंट है कौन नहीं है। मैं जब पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के ऑफिस में गया और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में गया, भारत की ओर से कौन बैठा था पता है? वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 135 देशों के कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से शर्मा, त्रिपाठी, तिवारी, ये सब लोग अपने आप को बौद्ध बताते हुए वहां बैठे हुए हैं। वो लोग वहां बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं पता है? मरी आई, खंडोबा, वित्तू बाबा, आम्ही तिकडे, आणि मोदी बुद्ध करतोय। आज इस देश में मुझे ये कुछ लोगों ने यहां निवेदन भी दिया कि साहब याच्यावरही बोला। बाबा साहब ने हमें जो बौद्ध धम्म दिया, इसी बौद्ध धम्म के तत्व आपको संविधान में देखने मिलेंगे। पहला पन्ना उठा के देख लो, जो बुद्ध कहते हैं। काही लोक आमचे विद्वान आहेत, जास्त वाचल्यामुळे जास्त शहाणपण त्यांना आलं, ते भाषणातून काय म्हणतात माहित आहे? बाबा साहब ने संविधान फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तैयार किया। हमारे शेड्यूल कास्ट के बहुजन के नेता ये कहते हैं फ्रांस से उठाया। यह सवाल बाबा साहब को पूछा गया था। बाबा साहब ने कहा मूर्ख है ये लोग, मैंने भारत का संविधान किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया, किसी फ्रांस से नहीं लिया, मैंने भारत का संविधान बुद्ध के जीवन मार्ग से लिया हुआ है, बुद्ध से लिया हुआ है। और बाबा साहब ने पहले पन्ने पर लिखा हुआ है हमें क्या करना है? जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, न्याय, समता, बंधुता।
या पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचं संविधान निर्माण केलं. अब मैं क्योंकि आप लोगों को भी जाना है, मैं बहुत शॉर्ट में ये समझाने का कोशिश करता हूं. संविधान बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को दिया. कल के 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ. अब बुद्धा की ये तत्व देने के बाद अब पूरा संविधान क्या है? बुद्धिज्म ही है. शराब पियोगे तो जेल होगी, खून करोगे हत्या होगी तो जेल होगी, झूठ बोलेगे तो जेल होगी. संविधान क्या है? संविधान पूरा पूरा बुद्धिज्म है. अब संविधान देने के बाद बाबा साहब को बौद्ध धर्म देने की कोई आवश्यकता थी? ऑलरेडी दिया है ना संविधान में. संविधान में ऑलरेडी बुद्धिज्म दे दिया है, तो फिर से बुद्ध धर्म का स्वीकार करने की कोई जरूरत थी? और ऐसे समय में जब बाबा साहब की राजनीति जीवन पूरा का पूरा दांव पर लगा हुआ है, पूरा राजनीतिक जीवन बाबा साहब का दांव पर लगा हुआ है, तब बाबा साहब बुद्ध का धम्म दे रहे हैं. अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया है. कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति थी? 4 महीने में इलेक्शंस थे. अक्टूबर में दीक्षा हुई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इलेक्शंस थी 1957 की. 1957 की भारत की दूसरी जनरल पार्लियामेंट इलेक्शंस भारत में थी. बाबा साहब के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब को विनती कर रहे थे कि बाबा साहब प्लीज आप बौद्ध धर्म मत अपनाओ. आज अगर बुद्ध का धम्म अपनाते हो तो कल 4 महीने में हिंदुओं के वोट हमें नहीं मिलेंगे. बौद्ध झाल्यावर हिंदू मत देतील का? बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे, बाबा साहब प्लीज आप आपके धर्मांतर का कार्यक्रम थोड़ा पोस्टपोन करो और इलेक्शंस हो जाने दो. आमचा आजचा नेता काय केला असता? पोस्टपोन केलं असतं की धम्माची दीक्षा घेतली असती? पोस्टपोन केलं असतं ना. आमची पोस्टपोन करायचं सोडा, हिंदूंची मतं मिळावी म्हणून हिंदूंची मंदिरं उघडा म्हणून आंदोलन करतात, आहे की नाही? हिंदूंची मतं मिळावी म्हणून आम्ही गणपतीला जातोय, शिर्डीला जातोय. मतं मिळतायत. पण बाबासाहेबांना आपण उगाच महामानव म्हणत नाही. काय उत्तर दिलं माहितीये बाबासाहेबांनी? बाबासाहेबांनी उत्तर दिलं, तुम लोगों में से मेरे साथ कोई भी नहीं आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति पत्नी जाकर बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, हम दोनों जाएंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी. स्वतःची राजकीय कारकीर्द दावावर लावून बाबासाहेब तुम्हाला बुद्ध देऊन गेले का? जर या देशाचं संविधान, अगर इस देश का संविधान तुम्हारे इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए, तुम्हारे इस्तेमाल में लाना इस देश की सरकारें बंद करे, तब इस बुद्ध के शरण में चले जाओ. ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा होगा. इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें धम्म देकर गए, लेकिन हम आज तक बाबा साहब की दी हुई इस ताकत को पहचानते नहीं है. सोशल जस्टिस की लड़ाई अगर लड़नी है तो कम से कम अपने आप की जाति व्यवस्था खत्म करो. या विदर्भात जाती सोडा, है ना? जाती नाही, पोड जाती आहेत, पोड जाती. मला हे जात आणि पोड जात काही माहित नसतं. मी कधी कधी विचारतो माझी पोड जात कोणती? या विदर्भामध्ये जातीचं सोडा, जात आपण नष्ट करू शकलो नाही, आपण पोट जातीत जाऊन घुसलो. पोट जातीत एका पोट जातीचं माणूस दुसऱ्या पोट जातीत लग्न करत नाही, आहे ना विदर्भामध्ये. आणि आम्हाला समाज तयार करायचा.
समाज तयार करायचा आहे आम्हाला, आणि आम्ही अजून जात आणि पोटजात सोडलेली नाही. आणि आमचे नेते अजून त्याच्यात खत पाणी घालतात आणि सांगतात जात लिया, जात लिया. इसलिए सबसे पहले सोशल जस्टिस की अगर लड़ाई जीतनी हो तो आपको आपकी जात खत्म करनी होगी और सिर्फ एक आइडेंटिटी निर्माण करनी होगी कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मी बौद्ध आहे. ही बौद्ध ओळख बाबासाहेबांनी तुम्हाला दिली. आणि त्यानंतर आम्हाला सांगितलंय की इकॉनॉमिकल जस्टिसची लढाई लढायची आहे. इकोनॉमिकल जस्टिस, अर्थव्यवस्था. अभी मेरे पहले आकर बोल के गए ना आप लोग, अष्टांग का है, अष्टांगिक अष्टमंगल राजेश खडसे. इकॉनॉमिकल, दरवर्षी मी येणार, दरवर्षी तुम्ही बसणार, तुम्ही ऐकणार, मी निघून जाणार. फरक काय पडतं जीवनामध्ये? या देशात जेवढ्या हिंदूंच्या परिषदा होत नाहीत तेवढ्या बौद्धांच्या परिषदा होतात. आजही आज जवळपास 5 ते 6 कार्यक्रम नाकारलेले, माझे स्वतःचे नाकारलेले. मी हा एक 7वा कार्यक्रमात आलोय. इतने प्रोग्राम आहे. बसल्या बसल्या आत्ताच मला कोणीतरी तारीख मागत होतं, मी लगेच माझा शेड्यूल बघितला, मी सांगितलं मी त्या दिवशी परतूरला आहे. इतनी धम्म परिषद भारत में हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में लाखांच्या होत आहेत. आपण आता टीव्हीवरही बघायला लागलेलो आहोत. लाखांच्या धम्म परिषदा होत आहेत. तो मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में अगर धम्म परिषद हो रही है फिर धम्म क्यों खड़ा नहीं हो रहा? मुझे बताओ क्या धम्म खड़ा हो रहा है? मुझे आज इस धम्म, इसलिए नहीं कि मैं बनते राजरत्न जी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज इस धम्म परिषद में बोलकर मुझे सही में एक आंतरिक आनंद होगा कि इस परिषद के बाद जाने के बाद अगले साल में जब मैं आऊंगा तो कम से कम यहां पर बुद्धिस्ट सेमिनरी खड़ी हुई मुझे दिखाई देगी. कम से कम ये एक बदलाव हमको देखने मिलेगा. वरना हम तो सिर्फ बोल ही रहे. आजकाल आमच्या धम्म परिषदा कशा झाल्यात माहित आहे? काही लोकांना खटकेलही, पण जे खरं आहे तेच मी बोलतो. कारण मला नेते पैसे देत नाही. आताही मला बनतेजी तुमच्याकडनं कलेक्ट केलेले पैसे मला देतील, हे घ्या चळवळ चालवायला. माझी चळवळ ही लोकांच्या पैशावर उभी आहे. आणि म्हणून जे खरं आहे ते मी सांगायचं नेहमी धाडस करत असतो. आज आमच्या धम्म परिषदांची अवस्था काय आहे माहित आहे? आमच्या धम्म परिषदेमध्ये कोण ना कोणतरी राजकीय माणूस बोलवला जातो आणि मग खालची लोक जी बसलेली असतात, नीचे जो आई हुई लोग हैं, वो आते हैं किसके लिए? बुद्ध के लिए. वो आते हैं किसके लिए? बाबा साहब के लिए. वो सब ऊपर नीचे बैठकर धम्म सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए रहते हैं. ऊपर बैठे बैठे ऊपर से डीलिंग चलती रहती है. एवढी लोक माझ्या मागे आहेत. काय देतो सांग? किती सीटा देतो? किती सीटा देतो? खाली बसलेली लोक, त्यांना माहिती नसतं आमचा कधी लिलाव सुरू झाला. वर बसलेली मंडळी कधी खाली बसलेल्या लोकांचा लिलाव करून टाकते त्यालाही कळत नाही. लोकांना कळत नाही. ते आलेले असतात बाबासाहेबांसाठी, बुद्धासाठी. वर बसल्या बसल्या सीटांचं देवाण झालेलंही असते. आणि म्हणून ती परिषद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काँग्रेस उभी राहते, राष्ट्रवादी उभी राहतो, भाजप उभा राहतो, माहिती नाही पक्ष, वेगवेगळे पक्ष. आता तर शिवसेना 2 राहिल्या. एक शिंदे उभा राहतो आणि एक ठाकरे उभा राहतो. ती लोक उभी राहतात आणि धम्म मात्र उभा राहत नाही. आणि म्हणून आम्हाला आमचा धम्म जर उभा करायचा असेल तर आम्हाला स्वतःची इकॉनॉमिकल मूवमेंट उभी करावी लागेल. आणि ही सिक्वेन्स बाबासाहेबांनी दिली आहे. घरी जाऊन क्रॉस व्हेरीफाय करू शकता. जस्टिस, सोशल, इकॉनॉमिकल अँड पॉलिटिकल. ज्या समाजाच्या सोशल आणि इकॉनॉमिकल मूवमेंट नाही त्याच्या पॉलिटिकल मूवमेंटला काही अर्थ नाही. आज तुमच्याकडे पॉलिटिकल ताकद आहे, पण तुमची सामाजिक आणि आर्थिक ताकद नसल्यामुळे तुमच्या पॉलिटिकल ताकदीला काडीचाही अर्थ नाही.
काडीचाही अर्थ नाही. ती खऱ्या अर्थानं उभी करायची असेल तर तुम्हाला आधी सामाजिक ओळख बौद्ध उभी करावी लागेल आणि तुम्हाला तुमची अर्थव्यवस्था कारण तुमचं उभं करावं लागेल. अर्थकारण. आणि त्याच्यावर मी काम करतोय. आयोजकांनी सांगितलं मी माझं संपूर्ण आयुष्य फायनान्स मधलं आहे, इकॉनॉमीवरचं आहे, अर्थशास्त्रातलं आहे. ग्रॅज्युएट मुंबई युनिव्हर्सिटीतून फर्स्ट क्लास मध्ये आहे. इकॉनॉमिक्स मुख्य विषय आहे. पीजी बिझनेस मॅनेजमेंट मध्ये आहे. मुख्य विषय फायनान्स आहे. MBA फायनान्स मध्ये आहे. PhD माझी जवळपास कंप्लीट झालेली आहे. फक्त त्यांच्या तो जो सोहळा असतो त्या सोहळ्याची आम्ही वाट बघतोय. तीही फायनान्स मध्ये आहे. आणि हे ज्यावेळेस मी फायनान्शियली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुवमेंटकडे बघतो त्यावेळेस आम्ही झिरो आहोत हे लक्षात येतं. अर्थकारण झिरो आहे. भंतेजी इकडे बुद्धिस्ट सेमिनरीसाठी दान मागतायत 2023 साली. 2023 लाही आम्हाला मागायचीच वेळ यावी. संविधान लागू होऊन 74 इयर्स झालेत. संविधान लागू होऊन पहिल्या पानावरचं आम्ही साधं इकॉनॉमिकल जस्टिसवर पण काम नाही केलं. इकॉनॉमिकल जस्टिस. तुमची संख्या किती माहिती आहे? शेड्यूल कास्ट आपण बौद्ध जरी बाजूला ठेवलं 22% शेड्यूल कास्ट आहेत. बौद्ध 0.6% आहे. हा खोटा आकडा आहे पण आपण सरकारी आकडा मानूया. 0.6%. तुमच्याहून कमी एक समाज आहे या देशात. तुमच्याहून कमी 0.4% जैन. या देशात ऑफिशियली पॉप्युलेशन जैनांची 0.4% आहे. पण त्या 0.4% लोकांनी स्वतःची सामाजिक ओळख निर्माण केली. जैन आहे. कोणी हिंदू जैन, ब्राह्मण जैन, मुस्लिम जैन, सिख जैन आहेत कोणी असे? कधी ऐकलंय? जैन फक्त जैन आहे. आणि बौद्ध फक्त बौद्ध आहेत का? 0.4% लोकांनी बाबासाहेबांच्या प्रिॲम्बलवर काम केलंय. त्यांनी सोशल जस्टिस म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. फक्त जैन. आणि त्यानंतर इकॉनॉमिक जस्टिसवर ते उतरले आणि आज त्यांनी या देशाची अर्थव्यवस्था हातात घेतली. आहे ना या देशाची जैनांच्या हातात अर्थव्यवस्था. हा संपूर्ण देश अडाणी अंबानी सारखे जैन चालवत आहेत. संपूर्ण देश. 0.4% लोक पॉलिटिकली अँड पॉलिटिकल सांगितलंय. पॉलिटिकली सरपंच तरी बनू शकतात का? 0.4% पॉप्युलेशन एवढ्या कमी मतावर ते सरपंच तरी त्यांचा निवडू शकतात का? नाही. पण त्यांनी त्यांच्या सोशल जस्टिस पर काम केलं. उन्होंने उनके इकोनॉमिकल जस्टिस पर काम किया और आज उन्होंने अपना होम मिनिस्टर बिठाया है अमित शाह. 0.4% जो सरपंच नहीं बना सकता, सिर्फ उसने बाबा साहब के बताए हुए सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को हासिल किया. उसकी अपने आप पॉलिटिकल जस्टिस हाथ में आ गई. अब मुझे बताओ अमित शाह दलाल है या सच्चा रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, जैनों का सच्चा रिप्रेजेंटेशन है. तुम्हारे दलाल है. तुम्हारे दलाल है. आज अमित शाह उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहा है. तुम्हारा आठवले कर रहा है. कंपेयर करो. अरे वो भी राज्यसभा मेंबर है. मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं टिका नहीं कर रहा हूं. ही इज ऑल्सो अ राज्यसभा मेंबर. ये भी होम मिनिस्टर है. दोनों एक लेवल पर है. वो अपने समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. क्या हमारे लोग हमें बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? इसलिए हमको हमारी अर्थव्यवस्था खुद निर्माण करनी होगी. ये तो चलो पॉलिटिकल हो गया. और एक देश, इस देश में
अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी, उनमें भी जाति व्यवस्था है. कोकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण आहे ना, अशा पद्धतीने. त्याच्यात एक कम्युनिटी आहे सारस्वत ब्राह्मण आहे. सारस्वत ब्राह्मण, या सारस्वत ब्राह्मणांनी, इन ब्राह्मणों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के इकोनॉमिकल जस्टिस के ऊपर काम किया. इन लोगों ने काम किया. और इन लोगों ने 3.5% के भी ये लोग नहीं है, इन्होंने अपनी एक बैंक तैयार की. बैंक का नाम क्या है? सारस्वत ब्राह्मणांची एक बैंक आहे. त्या बँकेचं नाव काय आहे? सारस्वत बैंक. बाबा साहब अंबेडकर जी के इकोनॉमिकल थॉट पर ब्राह्मण काम करता है और उसने अपनी एक बैंक तैयार की. जो ब्राह्मण अपना एक सरपंच नहीं बना सकता था, उसने अपनी बैंक तैयार की. आज वो बैंक 58 कंट्रीज में ऑपरेट करती है. कितने? 58. रिसर्च किसका इस्तेमाल कर रहा है? कौन सा रिसर्च? रिसर्च का नाम क्या है? वो भी नहीं मालूम हमें. प्रॉब्लम ऑफ रुपी. बाबा साहब अंबेडकर जी ने मेहनत से पढ़ाई करके, संघर्ष करके परदेश में यह ग्रंथ लिखा. इसका थीसिस हुआ. वो थीसिस हमने खोल के भी नहीं देखा है. खोल के भी नहीं देखा. उसको ब्राह्मण पढ़ रहा है. ब्राह्मण पढ़ के वो बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर काम करता है और वो अपनी बैंक बनाकर वो 58 देश में लेकर जा रहा है. 9 करेंसीज में काम कर रहा है. 9. हम क्या करते हैं? 1 एप्रिल आते ही प्रॉब्लम ऑफ रुपीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली म्हणून आम्ही शुभेच्छा देतो. उस आरबीआई में हमारा गवर्नर बैठा है क्या? किस बात की शुभेच्छा दे रहे हो? किस बात की? कि बाबा साहब के रिसर्च पर आरबीआई बनी. अरे बाबा साहब का रिसर्च आरबीआई ने इस्तेमाल किया. उस समय ब्रिटिशों ने इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई. आज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? रघुराम राजन बेचारा भाग गया देश छोड़ के. नहीं चाहिए बोला. रघुराम राजन जैसा आदमी देश छोड़ के चला गया. वो मोदी के अंडर नहीं आना चाहता था. वो चला गया देश छोड़ के. नोटबंदी करने का अधिकार किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का है ना. सब ऑटोनोमस है. सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, मीडिया अपना काम करेगा, आरबीआई अपना काम करेगा. लेकिन डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी किसने की? मोदी ने. ऐलान किसने करना चाहिए था? गवर्नर ने. कर कौन रहा है? मोदी कर रहा है. इसका मतलब आरबीआई गवर्नर के हाथ में नहीं है, मोदी के हाथ में है. बराबर है. कुछ फाइनेंस से रिलेटेड लोग नहीं होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होंगे, उनको एक जानकारी देता हूं. आरबीआई बैंक नहीं है. इट इज अ बैंकर्स बैंक. आरबीआई में आप जाकर खाता नहीं खोल सकते की माझा अकाउंट आरबीआई मध्ये आहे, मला लोन आरबीआई मध्ये पाहिजे. आरबीआई ये बैंक्स के ऊपर नियंत्रण रखती है. बैंक के ऊपर. आरबीआई के हिस्ट्री में पहली बार आरबीआई से लोन उठाया गया है. लोन बीजेपी ने आरबीआई से लोन लिया है. जो काम आरबीआई का नहीं था वो काम भी अब आरबीआई कर रही है. मुझे बताओ, ये बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल आली की शुभेच्छा देतो. मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, फाइनेंस के सब पढ़ता रहता हूं. और ये पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया. मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं मोदी से सवाल नहीं करता, मैं ब्राह्मणों से नहीं करता, मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है तो प्रॉब्लम ऑफ रुपी मैंने भी पढ़ी है. तो अगर प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर आरबीआई बन सकती है तो प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाई जा सकती? वो काम हम लोगों को करना होगा. ये 5 लाख, 10 लाख,
15 लाख रुपए मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ताकत आपके हाथ में है। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा तो हो, वैसे इकट्ठा हो। और इसलिए हम लोगों ने इस एक्ट का, जो एक्ट बाबा साहब ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल शरद पवार कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ब्राह्मण कर रहे हैं, वो एक्ट हम कब इस्तेमाल में लाएंगे? उन एक्ट के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं और हम ये बैंक भारत में बनाने की काम कर रहे हैं। 3 साल में अब हमें मान्यता मिली है मल्टी स्टेट में, महाराष्ट्र प्लस 2 स्टेट्स, 2 स्टेट में और हम लोग ये काम कर सकते हैं। ऐसे 3 राज्यों में हम ये काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को, आमचे इथे नीरज भाऊ आहेत, नीरज भाऊ, विशाल भाऊ आहेत, नीरज भाऊ आहेत, यांच्याकडे आम्ही फॉर्म देऊ। मी म्हणून तुम्हाला सांगितलं, दरवर्षी असं इकट्ठा होणार, दरवर्षी एवढ्या संख्येत येणार आणि जाताना काय? 0। मी बोललेलो 8 तासावर तुमच्या डोक्यात राहणार नाही। मागच्या कॉन्फ्रेन्सला काय बोललो आठवतंय का? नहीं। ह्यूमन माइंड है, उस माइंड की कैपेसिटी सिर्फ 8 घंटे होती है। वो भी किसकी? जिसकी बुद्धि तलक हो, त्यालाच फक्त 8 तासापर्यंत आठवू शकतं, त्याच्यावर आठवणार नहीं। और इसलिए आज हम जो यहां पर बात कर रहे हैं, इसकी अगर इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्जन हो जाए, तब ये काम 24 घंटे यहां पर खड़ा रहकर करता रहेगा। 24 घंटे। काय कायदा आहे? जर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची बँक उभी करायची असेल, तर त्या जिल्ह्यातनं 4000 लोक एकत्र आली पाहिजे। 4000 लोक। माझ्याकडे अर्ज आहे, आमची एक मुलगी आहे, 2020-21 या अकॅडमिक इयर मध्ये तिला MBBS ला सीट मिळाली, स्वतःच्या परसेंटेज नुसार, खुद के परसेंटेज के बलबूते पर उसको MBBS के लिए सीट मिली। और उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमारे ताकसांडे सर यहां पर बैठे हैं, वो साइंस के कॉलेजेस चला रहे हैं। हमारे यहां पर DY पाटिल नाम का साइंस कॉलेज है, उसकी सालाना फीस 35 लाख रुपए है। 35 लाख। अब उस बच्ची की फैमिली इनकम 30,000 रुपए है साल की। 30,000 रुपए कमाने वाला वो परिवार क्या 35 लाख रुपए भर सकता है? वो पिछले 3 साल से एग्जाम के लिए नहीं बैठी है। 3 साल से। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है हमारी, पूरे देश भर में हो रही है, इतनी लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 20 लाख लोग चैत्यभूमि आ रहे हैं, 20 लाख लोग दीक्षा भूमि जा रहे हैं, और हम 2023 में एक डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहे। यह हकीकत है, यह असलियत है, यह हमारी असलियत है कि आज हम एक डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहे। वो बच्ची पिछले 3 साल से एग्जाम हॉल में उसको प्रवेश नहीं है। वो मेरे पास आई, उसका परिवार मेरे पास है। उन्होंने मुझे अर्जी दी की मागच्या 3 वर्षाचे पैसे रखडलेत, 35 लाख 35 लाख 35 लाख, 1 कोटीच्या वर गेले की नाही, एवढे मी देऊ शकणार आहे? मी त्यांना सांगितलं, तुम्ही एजुकेशन लोन का घेत नाही? ये प्रावधान होता है एजुकेशन लोन का। उन्होंने मुझे SBI का लेटर दिखाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको क्लियरली लिख के दिया है की तुमच्याकडे ते काय म्हणतो आपण घाण ठेवण्यासाठी मॉर्गेज साठी तुमच्याकडे काही नसल्यामुळे आम्ही तुम्हाला लोन देत नाही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 35 लाख रुपए का कर्जा उस बच्ची को नहीं दिया। कौन है पता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ये वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने पिछले साल 72,000 किती 72,000 कोटी 72,000 करोड़ अडानी के माफ किए हैं।